हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से एटम के बारे में जान रहे हैं कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। इस पिक्चर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत पीछे से की गई है। थोड़ी सी शुरुआती बात कही थी डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें 5 पॉइंट्स दिए थे। वो हम लोग जूनियर क्लासेस में याद कर चुके हैं। लेकिन अब वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो हमारे उतने काम की नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जो वर्ड कॉइन किया था एटम, वो हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने एटम वर्ड दिया था, तो उसका आंसर हो गया जॉन डाल्टन। फिर जे जे थॉमसन आए, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होगा कि एक बॉल टाइप की थी, स्फीयर टाइप का था, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फंसे हुए थे। जैसे कि एक पुडिंग बनी हुई है, खाने की कोई डिश बनी हुई है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं। जैसे तरबूज है, हिंदी मीडियम में इस तरह पढ़ाया जाता है कि तरबूज में जैसे काले रंग के बीजे घुसे होते हैं, बीज घुसे होते हैं, उस तरह एक एटम में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज भी स्कैटर्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। इसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बोला। तो जे जे थॉमसन ने जो ये बात बोली, ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन हाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज कर रहे हैं। इनकी ये बात गड़बड़ हो गई, लेकिन हम लोग एटम वर्ड अभी भी यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो प्रोटॉन की कुछ बात ये लोग करना शुरू करेंगे, रदरफोर्ड करना शुरू करेंगे। हाँ ये हमारे कोर्स में है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को हमें डिटेल में पढ़ना होगा। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया। वो मटेरियल क्या था? पोलोनियम। इसलिए रेडियो एक्टिव रखा गया ताकि वो थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स छोड़ सके। लेड कैविटी इसलिए ली गई ताकि इधर उधर हमारे अल्फा पार्टिकल सारी डायरेक्शंस में ना जाएं, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जाएं और एक छोटे से छेद से निकलकर आगे गोल्ड फॉइल से टकरा जाएं। लेड कैविटी एक पूरा बॉक्स है इस तरह का, ऐसे 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 पूरा क्यूबॉइड है। पूरे क्यूबॉइड में सिर्फ एक छोटा सा छेद है, वो यहां से दिखा हुआ है। हम लोग को ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। तो पूरे बॉक्स में केवल एक छेद है, उस छेद से ये बीम निकलती है, और बाकी सब जगह जो लेड मटेरियल है उसकी ये कैपेसिटी है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। हर जगह एब्जॉर्ब हो रहा है, हर जगह एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो छेद है केवल वो ही फ्री है। तो वहां से एक बहुत अच्छी पतली सी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलेगी, इस वाले गोल्ड फॉइल पर टकराएगी। गोल्ड फॉइल भी बहुत पतला है, इतना पतला है, और ऐसा इसलिए चूज किया गया ताकि बहुत सारे पार्टिकल से, बहुत सारे गोल्ड एटम्स से टक्कर करके ना जाए। जब भी अल्फा पार्टिकल यहां से आया तो उसे एक ही एटम ऑफ गोल्ड मिले और उससे वो टकरा के या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए या इधर आ जाए। बीम है तो ऐसा नहीं है कि एक एक अल्फा पार्टिकल ही आ रहे हैं, वहां पे भी मल्टीपल अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो कुछ पार हो जाएंगे, कुछ 90 डिग्री डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होंगे। अब हम लोग ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, एटम लेवल पे जाके देख रहे हैं। एक ये काला पार्टिकल जो दिख रहा है वो एटम ऑफ गोल्ड है। उस एटम ऑफ गोल्ड को हम लोगों ने यहां बना दिया। एटम का यहां बड़ा सा न्यूक्लियस है, काफी सारी खाली जगह रही होगी शायद। ये तब हमें नहीं पता था कि खाली जगह है कि नहीं है। जो ये पतली सी बीम है उसमें देखिए इतने सारे एक साथ चले आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो जो भाई अल्फा पार्टिकल खाली जगह से निकले होंगे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। जो लगभग न्यूक्लियस पे ही टकराए जा रहे थे, बिल्कुल बीच में थे,
वो बिल्कुल अच्छे से रिबाउंड कर गए। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल था, तो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड तब होगा जब न्यूक्लियस भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से बना होगा। और जो कुछ इंटरमीडियरी पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस से हल्का सा ग्रेजिंग करके जा रहे थे, उन्होंने भी डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन काफी कम। रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, गीगर और मार्सडेन। उन्होंने 3 साल बाद इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और थोड़ा एनर्जी वाली अल्फा पार्टिकल बीम डाली। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कॉलीमीटर भी डाला था जिससे कि और पतली बीम आ सके। एक रोटेटेबल डिटेक्टर था जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ था, ठीक है। उसी में ये माइक्रोस्कोप माउंटेड था, तो जहां पे भी डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल आएगा वो ये सिस्टम डिटेक्ट कर लेता था। नीचे वाले डायग्राम से देखने से लग रहा है कि यहाँ सभी डायरेक्शंस में यार जा रहे होंगे, क्योंकि कोई सीधे जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो बीच वाले होंगे वो यहाँ कहीं जाएंगे, है ना। तो लेकिन जब सारे पार्टिकल्स को परसेंटेज वाइज देखा गया तो ये पता चला कि यार ज्यादातर सीधे ही जा रहे हैं। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होने वाले केवल 0.14% थे, यानी 99.86% से भी ज्यादा जो पार्टिकल्स थे वो 1 डिग्री से भी कम थे। मोर देन 99.86% जो थे वो 1 डिग्री से कम जा रहे थे, यानी कि सभी सीधे जा रहे थे, यानी बहुत ज्यादा खाली जगह थी। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा था और सीधे जाने वाले मैक्सिमम थे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड, उसमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद नोटबुक में रदरफोर्ड और उनके दो शिष्य गीगर एंड मार्सडेन ने ये सब कुछ नोट डाउन किया। शिष्य ने ये सब कुछ नोट डाउन किया होगा, रदरफोर्ड तो बैठे रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विद नो डिफ्लेक्शन। वो ये वाले डायग्राम में हम लोग ने देखा भी था कि हाँ ये भाई बीच में गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये पूरा गोल्ड एटम है, और ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे आए और सीधे ही निकल गए। मोर देन 99% सीधे निकल गए। केवल 0.14% सीधे से थोड़ा, यानी 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। 1/8000 पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि 1/8000 कितने परसेंट हो गया यार, बहुत ही कम परसेंट हुआ, जो कर भी नहीं पा रहा हूं मैं। इसका मतलब 1/80%, मतलब 1 से कितना छोटा होगा, चलो 1/80 करके बता देता हूं। 1/80 0.0125 0.0125% ऐसे थे जिन पर 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब वो ऐसे आए होंगे और ऐसे से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, इधर घूम गए होंगे। तो ये एंगल जो है ना, कोई जैसे यार इसको बोले जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे ये यहां डिफ्लेक्ट हो गया, तो अब ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री से ज्यादा, यानी 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऐसे केस जो थे वो इतने कम थे परसेंटेज वाइज। फिर एक फॉर्मूला भी उन्होंने जनरेट किया कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया वो साइन की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, वो भी इनवर्स में। θ/2 यहां पे लिखना पड़ेगा, और जहां पे थीटा स्कैटरिंग एंगल, यही थीटा। तो ये थीटा, अब देखो थीटा को अगर तुम 0 डिग्री डाल दो तो यहां 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग विद 0 डिग्री इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। उसी तरह 90 डिग्री यहां पे डालोगे तो साइन 91 हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू जो है वो 1/8000 के प्रोपोर्शनल आएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो कुछ कांस्टेंट भी आने वाला होगा वहां पर।
ठीक है, तो उस पे ज्यादा हम लोग को जानना नहीं, उस पे ज्यादा न्यूमेरिकल है भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है वो है फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ मेटल यूज्ड इन फॉयल। हमारा मेटल क्या था? गोल्ड था। तो गोल्ड का अगर न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, गोल्ड का जो भी एटॉमिक नंबर हो, तो Ze चार्ज इसके न्यूक्लियस में है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेके चलता है, 2e बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे अल्फा पार्टिकल को पहचानते ही नहीं है वो जान ले, अल्फा पार्टिकल इज अ टीम ऑफ 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल क्या क्या हैं? 2 प्रोटॉन लाल लाल और 2 न्यूट्रॉन काले काले। तो इस पूरी टीम को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यार न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं ला पाएंगे, लेकिन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ला पाएंगे, +2 चार्ज ला पाएंगे। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज लेके आया है। और जो अपना गोल्ड का न्यूक्लियस है या सिल्वर का न्यूक्लियस है या कॉपर का न्यूक्लियस है, जिसकी भी थिन फॉइल बन पाएगी वो अलग अलग हम लोग मेटल्स को लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जनरल के लिए हम लोगों ने Ze चार्ज ले लिया इस न्यूक्लियस के अंदर। अब व्हाट इज द कूलोम्बियन फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स? हम लोग ने क्या सीखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है 2e, Q2 है Ze और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R जो भी सेपरेशन है उनके बीच में। ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ मेटल यूज्ड इन फॉयल। ये फोर्स आ गई है ना, बढ़िया बात। तो जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, उसका फॉर्मूला यहां फिर से काम आ रहा है। और अब कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन ये है कि एटम में बहुत सारी खाली जगह होती है और पूरे एटम का मास लगभग न्यूक्लियस में ही समाया होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के सामने बहुत कम होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सन का मास पूरे सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सन। उसी तरह ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, जिसे हम लोग 1 फर्मी कहेंगे। गोल्ड फॉयल का कोई भी गोल्ड एटम था, उसका जो न्यूक्लियस था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से टक्कर करने एक और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल आ गया। तो प्लस प्लस में क्या होगा? कूलॉम फोर्स के हिसाब से रिपल्शन, और इसी रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल इधर उधर स्कैटर अवे कर रहे थे, या तो सीधे पास थ्रू हो रहे थे या स्कैटर कर रहे थे। जो स्कैटर कर रहे थे वो रिपल्शन की वजह से कर रहे थे। पहले में ही पॉइंट में हम लोग ने कहा था कि बहुत खाली स्पेस है एटम के अंदर। तो अगर मान लीजिए ये पूरा एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में खाली स्पेस होगा। खाली स्पेस मतलब उसके बीच में हवा नहीं भरी होगी यार, हवा तो खुद एटम से बनी होती है। इसके बीच में वैक्यूम होगा। असली में ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा और ये एटम काफी बड़ा होगा साइज वाइज। कितना कि भाई अगर ये कुछ यूनिट है, ये मान लीजिए 10⁻⁻15
15 यूनिट इसका रेडियस है, तो ये रेडियस है 10 टू द पावर माइनस 10 यूनिट, मतलब मीटर मीटर। यानी इसके लाल वाला जो बॉल है, छोटा सा जो आपको दिख रहा है, इस लाल वाले बॉल का रेडियस से 1,00,000 गुना रेडियस होगा इस ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस। यानी कि द साइज ऑफ द एटम इज 1,00,000 गुना द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एटम बहुत बड़ा होता है न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले, लेकिन डेंसिटी न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा मास इतने छोटे में रखा रहता है कि ओवरऑल मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस में ही समाया होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सामने। अल्फा पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सेंटर लाइन से जितना भी दूर होगा, तो आप इसी को वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए, और सेंटर लाइन ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है इससे बहुत दूर है वेलोसिटी वेक्टर, तो बहुत कम उसका स्कैटरिंग होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सीधे चला गया, और जो बिल्कुल पास में है सेंटर लाइन के, बिल्कुल पास में है ना, यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो हमें सिर्फ डिस्टेंस देखनी। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, जो बिल्कुल पास वाले का है उसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। ये एंगल देखिए 90 डिग्री से भी ज्यादा है ना। अब जैसे ये वाला है कुछ इंटरमीडियरी पे ये हो सकता है 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, और ये वाला जो है वो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होगा, ये वाला थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है ना, और ये वाला जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रहेगा, जितना इस ब्लैक लाइन के पास है उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जितना ब्लैक लाइन से दूर है उतना डिफ्लेक्शन कम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने कहा भाई देखिए एटम ऐसा है और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, मतलब कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग कि उसका एटॉमिक मास क्या है, और ज्यादातर एटम का मास इसी न्यूक्लियस में होता है, लगभग, ज्यादातर मतलब बोले तो ऑलमोस्ट द एंटायर मास, और एग्जैक्टली द एंटायर पॉजिटिव चार्ज उसी न्यूक्लियस में होता है। पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास न्यूक्लियस के ही अंदर समाया होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी कि ये छोटा रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में होता है, और ये बड़ा रेडियस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर में होता है। इसी 10 टू द पावर माइनस 15 को 1 फिर फर्मी कहते हैं, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और फैंसी नाम हो सकते हैं न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक रेडियस। क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पूरे पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। कई ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उठाए, उनका नेगेटिव चार्ज का टोटल किया, और अपना न्यूक्लियस उठाया, उनके पॉजिटिव चार्ज का टोटल किया, तो उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ये सब जूनियर क्लासेस में वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। इतना लिख लीजिए। तो आपके लेफ्ट साइड में ZeE जहां पे लिखा हुआ है वो प्लैनेट का मॉडल है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन का मॉडल है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और ये प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम का मॉडल है,
जहाँ पे बीच में सन है और प्लेनेट चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमने कहा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है अगर ये लगातार इसके गोल गोल घूमता रहे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने r कैपिटल लिख दिया क्योंकि यार ये रेडियस बहुत कम होता है, किसी एटम का रेडियस बहुत कम होता है, और ये मान लीजिए अर्थ है और ये सन है, तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अगर उसे r से रिप्रेजेंट करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट होगी, यहाँ m मास ऑफ द प्लेनेट होगा, यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहाँ से? इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वो कैसे आता है? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4πε0 ZeE Q1 Q2/r²। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब बाद में आर आर कैंसिल कर सकते हैं, जो भी हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसी तरह ग्रेविटेशन में भी अब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Gmm/r²। ये न्यूटन ने दिया था फोर्स का फॉर्मूला। तो हमने क्या सीखा? यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है, कूलम्बियन फोर्स से आ रहा है, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है, न्यूटोनियन फोर्स से आ रहा है। कूलम्बियन फोर्स हम लोगों ने 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, और न्यूटोनियन फोर्स हम लोग ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ी थी। तो ये था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का सारा डिस्कशन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऐसी डिस्टेंस जिसके बाद और करीब ना आया जा सके। जैसे कि अल्फा पार्टिकल अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड है और गोल्ड एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो अल्फा पार्टिकल आते आते इससे ज्यादा आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यार रिपल्शन होने लगेगा इतना, किसी एक पॉइंट के बाद रिपल्शन इतना तगड़ा हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल अपना और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको बोला जाता है सेंटर टू सेंटर, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस r0 ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। मान लीजिए कि अपना अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बढ़िया v वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये 12 mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, और अब सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/r। Q1 क्या है? 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने अल्फा पार्टिकल में है, और Z टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे गोल्ड न्यूक्लियस में है। ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस बोलने ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें कोई भी गोल्ड के अलावा कुछ और भी लिया जा सकता है, तो इसलिए जनरल फॉर्म में हमने Z लिख दिया है। गोल्ड का आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख सकते थे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोगों ने क्या बनाया? r0 बनाया। यहाँ पे r0 लिख दोगे, तो इस तरह से r0 यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। काफी बड़ा फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Z को ऐसे काट देते हैं, E²। ठीक है, r0 इधर चला गया, 12 mv² नीचे आ जाएगा। तो अगर पहले से हमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, अल्फा पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते ही हैं, 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं, कौन सा न्यूक्लियस ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता है,
तो उससे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज यहां पे रखने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, रख ही लेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Z गोल्ड है इसलिए 79, E का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और वेलोसिटी ये कहां से आ गई यार, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो इन लोगों ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे एक वेलोसिटी मान लो ये ली गई, तब उसके लिए R0 हमारा आ गया 2.5 × 10⁻⁻14 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे ये वेलोसिटी चेंज होएगी वैसे वैसे R0 चेंज होगा। आप खुद ही देखिए, वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो R0 कम होगा, वेलोसिटी अगर बहुत कम होगी तो R0 बहुत ज्यादा होगा। यहां से हम लोग ने ये समझा कि जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसी पे सारा दारोमदार है। R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। लो भाई, ग्राफ भी बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। कई सारे अल्फा पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस पर गिरने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे होगा वो अपने ही पाथ पर रिवर्स हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, 180 डिग्री। इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया 180 डिग्री। इसका डिफ्लेक्शन कुछ 150 डिग्री जैसा हुआ, इसका 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। और जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम हो गया। सबसे दूर वाले का डिफ्लेक्शन 0 डिग्री ही रहा, यानी कि वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे आ रही थी डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल की वैसे ही निकल भी गई। ऐसा लगा कि उसे रिपल्शन देने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर था हमारे गोल्ड न्यूक्लियस से। एंगल ऑफ स्कैटरिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी दूर से हमारा अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो किसी एक में मैंने बना दिया थीटा, और जैसे ये वाला इसके लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वो 180 डिग्री है। यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग मेजर किया जाएगा वो ऐसा रहेगा, कुछ 150 डिग्री टाइप का होगा, है ना। इसके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ से मेजर किया जाएगा 90 डिग्री, है ना। ठीक है, लेकिन अब इम्पैक्ट पैरामीटर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपना जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसकी सेंटर लाइन ये है, उसके सेंटर से जाने वाली लाइन ये डॉटेड ब्लैक वाली लाइन है। अब इससे कितनी दूरी पर से हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल रहा है, यहां से ये सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी से ये वाला वेलोसिटी वेक्टर निकला, ये ज्यादा दूर से निकला, ये कम दूर से निकला, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको बोलते हैं बी इंपैक्ट पैरामीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर सेंटर लाइन से कितना दूर है, बी डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया इंपैक्ट पैरामीटर। तो अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ, सबसे नीचे वाला केस, हम लोग सेंट्रल लाइन के ही अलोंग चले आए, हमारा अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के अलोंग ही चला आया, तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तब थीटा 180 डिग्री होता है, और ऐसी सिचुएशन में वो R0 तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। टच तो कर नहीं पाता, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। और अगर अपना इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि हम लोग सेंट्रल लाइन से बहुत दूर हैं, तो इस केस में हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, और ऐसा लगेगा कि अल्फा पार्टिकल को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है या नहीं है।
ग्राफ से भी समझ लेते हैं। अगर हम लोगों का ये वाला केस है, सेंट्रल लाइन वाला केस है, तब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तब इम्पैक्ट फैक्टर अपना 0 आ जाएगा। अगर हम ये वाला केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, कॉट 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तब बी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर वर्सेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग का ग्राफ बना लिए। यहां पे हम लोग सेम काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स को देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि भाई एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज हो गया। एटम्स का जो बहुत बड़ा मास का कंट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियस में होता है। तो मतलब बहुत ही मैसिव न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखे रहता है। तब तक न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हुई थी, तो मास के बारे में हम लोग साइलेंट थे, है ना। मतलब ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है। बाद में न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हुए। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो साइज ऑफ एटम से बहुत कम था। मतलब ये इससे 1,00,000 गुना छोटा था, समझना। तो मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है इतना बड़ा, तो ये अपना एटम मतलब इससे भी बड़ा होगा असली में, क्योंकि ये इससे 1,00,000 गुना थोड़ी ना है। ये रेडियस से बड़ा, इस डॉट के रेडियस से इस बड़े सर्कल का रेडियस 1,00,000 गुना नहीं है ना। तो असली में बहुत जगह यहाँ पे खाली रहती है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, तो ये भी रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट कर लिया था। अब उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है, अब थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं न्यूक्लियस को इज्जत देने के लिए। और ये न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चल रहे होते हैं, डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट्स में चल रहे होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा अच्छे से बोर ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन रदरफोर्ड ने भी ये बता दिया था कि उनकी ऑर्बिट होती है और वो उसी में चलते हैं जैसे प्लैनेट्स चलते हैं। प्लैनेटरी मॉडल से रदरफोर्ड ने उसे अच्छे से कंपेयर कर दिया था। बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो बोर भी लेकर आए थे। बोहर थोड़ा सा मैथमेटिकली अपने इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक एटम के न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस पे चार्ज है Zd, जहां Z हम उस एटम के एटॉमिक नंबर को बोल सकते हैं। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है इसको बोल सकते हैं। तो इस पे चार्ज है Zd और इस पे चार्ज है केवल E। R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और यहाँ पर वेलोसिटी v से चल रहे हैं। तो हमारा क्लेम ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करती है इसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक उसी तरह जैसे प्लैनेट्स में जब प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है तो mv² बाय r हो जाएगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो यार हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1/4πε0 q1 q2, q1 को लिख दो Zd, q2 को लिख दो E डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो अब एक तो r यहां से कट जाएगा, तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा कि mv² इज इक्वल टू Zd² डिवाइडेड बाई 4πε0
आर, ये बाद में हम लोगों को काम आएगा। अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं जो रेडियस ऑर्बिट के उस पे निकालने में, मतलब ऑर्बिट रेडियस को निकालने में इंटरेस्टेड है। ऑर्बिट रेडियस क्या है? आर है। तो बस यहां से बहुत बढ़िया है, आर स्क्वायर को यहां ले आओ, है ना। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, केवल आर हो जाएगा। बस चलो मैं कर देता हूँ यार, ये ऐसे कर दिया, आर स्क्वायर को यहाँ बुला लिया, ये आर बचा लिया, एम वी स्क्वायर को नीचे ले आए। ठीक है, तो ये आ गया अपना ऑर्बिट रेडियस। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो कुछ लोग भाई ये भी कह देते हैं कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स के ई, तो आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका क्या मतलब है वो भी लिख लेते हैं। किस चीज का क्या मतलब है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे आएंगे। तो इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी को आइसोलेट कर लो। दो चार्ज Q1 Q2 अगर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी इस तरह दिया जाता है, जहां R उनके बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ZE और माइनस ई ये रख लिया, प्लस ZE इसका और माइनस ई इसका। तो अब आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। अब टोटल एनर्जी ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है जेडी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन ये वाला नेगेटिव है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लीजिए। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता इसलिए ये मैं करके बता रहा हूँ, वरना ये बहुत आसान चीज है। और ये 8 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, यह -2 हो गया, तो ये -1/8 हो गया यहाँ पे। देख लीजिए थोड़ा क्या हो रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रख लिया, पोटेंशियल एनर्जी रख दिया, ये डिवाइड बाई 8 है, डिवाइड बाई 4 है, तो 1/8 1/4 कॉमन ले लिया, तो ये -1/8 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई आर के बराबर आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है, लेकिन ये नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन का रोल ये है कि आप बोलेंगे कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कि सिस्टम जो है नेगेटिव चार्ज में है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो सिस्टम हमारा कैसा है? स्टेबल है। इससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपका हुआ रहेगा, उसके असर से बंधा हुआ रहेगा और सिस्टम हमेशा के लिए स्टेबल होगा। सेम चीज़ हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी की थी क्लास 11th में। अब हम सारे डिराइव्ड काम के फॉर्मूले एक जगह लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का अगर हम रेशियो लेना चाहें तो इसमें देखिए ZE स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो अंडा मैंने बनाया है इसके बाहर 1/8 है, इसके बाहर इसी तरह ये कॉमन चीज है तो ये -1/4 है, फिर ये कॉमन चीज है इसके बाहर -1/8 है। सब जगह आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1:-2:2
-1, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, ये आ जाता है 1:-2 -1। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिखो 1:2 -1। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो इसलिए उसको पॉजिटिव वाला मिला, ये नेगेटिव है नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। फिर मॉड वॉड भी लगा सकते हैं आप, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम हो, बस यहाँ पे सारे फॉर्मूले हाइड्रोजन एटम के लिए भी मतलब अलग से लिखे जा सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम केवल एक ही चेंज आएगा, Z = 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। और ये सारे फॉर्मूले फिर से लिखे जा सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग याद भी कर लीजिए। इनमें से किसी का भी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, करने का तरीका यही है। आपसे जो भी डेरिवेशन आए उसमें दो तरीके से आ सकता है, या तो फॉर एनी एटम कहेगा, तो जब फॉर एनी एटम करें तो आप शुरुआत Ze से करना, यहाँ Ze हो और यहाँ E हो। पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिराइव कर लेना, फिर काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर लेना, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर लेना, फिर टोटल एनर्जी डिराइव कर लेना, फिर ये रेशियो प्रूव कर लेना। अगर सब कुछ डिराइव करने को आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, अगर केवल रेडियस डिराइव करने को आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए फॉर एनी एटम की जगह शुरू से ही वो बोल दे, क्वेश्चन में ही बोल दे कि हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ये सारी चीज करना है, तो आप शुरू से Z = 1 ले लेना, ये E हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा, फिर रेडियस ऐसा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा, टोटल एनर्जी ऐसा, इन तीनों का रेशियो वापस यही आ जाएगा 1:2 -1। तो जैसा क्वेश्चन दिया हो वैसा आप काम करते जाइएगा, लेकिन रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको डिराइव करना ही पड़ेगा। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो देखो भाई, अपनी एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, उसने 2 बात कही है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहली बात क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसको बाहर भी फेंकते रहना चाहिए। तो एनर्जी वो बाहर फेंकेगा तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, तो फिर वो चक्कर वेलोसिटी कम होने लगेगी, तो धीरे 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 वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन असली में तो ऐसा नहीं होता है। क्लासिकल थ्योरी और रदरफोर्ड्स मॉडल मिलकर ये बता रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन भाई हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं भाई, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक तरीके से एटम से ही बना है। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन बोलो या अनस्टेबल एटम बोलो, ज्यादा अच्छा होगा, है ना भाई। अगर न्यूक्लियस पे एटम जाके, न्यूक्लियस पे अपना इलेक्ट्रॉन जाके चक्कर लगाते हुए गिर गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो एटम कभी भी स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि स्टेबल एटम होता है। तो इस जगह जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया, ये उसका ड्रॉबैक हो गया कि अपनी ही बात कही बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फिर दूसरी है कि भाई अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकल रही है चलते हुए इलेक्ट्रॉन से, तो जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन की खुद की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होगा
उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। ऐसे समझो, जैसे मान लो अपना इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते हुए फ्रीक्वेंसी एफ है उसकी, तो फ्रीक्वेंसी एफ की ही वेवलेंथ भी उससे निकलेगी। ये एफ से ऐसे घूम रहा है, तो जो वेवलेंथ लाइट की निकलेगी वो भी जो फ्रीक्वेंसी लाइट की निकलेगी वो भी एफ के ही बराबर होगी। अब लाइट में होता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ नहीं मानते, न्यू मानते हैं, तो आप न्यू मान के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी एच न्यू होती है ना, तो ऐसा न्यू कर लीजिए। अब तो आप लोग न्यू पहचानते ही है। इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन द एमिटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल ऑल्सो भी न्यू। ये है इसका मतलब। तो अब अगर ऐसा है तो ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ी बात ले ली कि ऑर्बिट का रेडियस लगातार कम हो रहा है, लगातार कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा, लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन से लगातार कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे। अरे भाई पहले न्यू न्यू निकला, फिर थोड़ा अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते लगाते लगातार रेडियस कम हो रहा है, तब फिर न्यू 1 निकलेगा, फिर न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, हर तरह की फ्रीक्वेंसी उससे निकलेगी। हर तरह की फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए उसको। रदरफोर्ड का मॉडल कह रहा है कि यार शायद कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए जब चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है तो। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि नहीं भाई, कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, एक सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कभी विजिबल रेज निकलती है, कभी मान लीजिए यूवी रेज निकलती हैं, कभी इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, कभी एक्स रेज निकलती हैं। फिक्स होता है, वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी निकलती है, कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो ये दूसरी जगह हमारा रदरफोर्ड फेल हो गया। तो यही दो जगह हैं जहां पर रदरफोर्ड मॉडल उतना अच्छी तरह से चीज़ों को समझाने में सक्षम नहीं है। तो ये दोनों ही अंडरलाइंड बातें जो हैं वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रही हैं, ये वाली और एक